चल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ, आज तेरे पाँव थक कर चूर है तो क्या हुआ। नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं आपका मित्र आनंद शर्मा। जैसा कि आप देख रहे हैं, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा नवीन पाठ्यक्रम 2024 का ये पहले पेपर का खंड ए है। आज हम इस खंड ए अर्थात इतिहास वाले भाग की 5वीं यूनिट को हमारा शिकार बनाएंगे और ये इकाई 5 है। इसमें जो मैंने इसको पॉइंट नंबरिंग करी थी इनको, तो ये जो 12वां पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है यूनिट 5 का, इसमें मध्य प्रदेश के जनजातीय नायकों का संघर्ष एवं इतिहास में योगदान, और कौन कौन से नायक हैं? राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, भीमाजी नायक, खाजा नायक, टंटिया भील, गंजन सिंह कोरकू, बादल भोई और पेमा फाल्या। दोस्तों, इन महानायकों का योगदान आज़ादी में और विदेशी ताकतों को भगाने में अतुलनीय रहा है। तो हमारा आज कर्तव्य बनता है कि हम इनके योगदान को स्मरण करें और ऐसा का ऐसे छापे आए मेंस में, तो जाके इनको सच्ची श्रद्धांजलि और सम्मान होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, बड़ी चिंता लग रही है, मैं आपके साथ हूँ। जितनी संभव मुझसे मदद हो रही है मैं करने को तैयार हूँ आपकी। आज के वीडियो में ये 12वां पॉइंट मैं ख़त्म करूँगा आपके लिए, पक्की बात। पक्की बात। कल से अगले वीडियो में हम एक एक वीडियो इन सब पे लाएंगे। गोंडवाना रियासत पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, यूनिट 2 इस सिलेबस की। आप यूनिट 2 देखिए, ये पूरी यूनिट 2 मैंने कंप्लीट करवा दी है। प्लेलिस्ट में जाके देखिए, 16 वीडियो है छोटे छोटे, टू द पॉइंट सारे वंशों को समझा दिया है। इसमें एक वंश है गोंड वंश, तो इस गोंड वंश को रियासत के दृष्टिकोण से मैंने आपको समझा दिया है, तो आप कर लो वहाँ जाकर। शेष जो बचा हुआ है हमारा इसमें 5वीं यूनिट में, इसको हम एक एक करके बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया, भोपाल, रियासत आराम से आपको करवा दूंगा मैं। 5-6 वीडियो आएंगे टोटल और ये यूनिट फिनिश। फिर कोई दिक्कत नहीं, आंसर राइटिंग करने के लिए आपके पास शब्द रहेंगे, आपके पास समझ भी रहेगी। मैं कोशिश करूंगा आपको उस हिसाब से समझाऊं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कमर कस लीजिए और जो आड़े टेढ़े होकर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, ये आदत छोड़ दो। आप गंभीर अभ्यर्थी हो, पेन कॉपी उठाओ और स्टार्ट हो जाओ। मैंने अपने नोट्स आपके सामने रखे हैं और जैसे जैसे मैं आपको हेडिंग देने का बताता जाऊंगा, वैसे आप डालते जाना अपने नोट्स में, साथ साथ मेरे साथ साथ नोट्स बनाना आप, ठीक है। वीडियो को या तो आप स्लो करके देख सकते हैं या पॉज करके भी बनाना, लेकिन नोट्स जरूर बनाना। तो हम सबसे पहले सिलेबस में नाम दिया है राजा शंकर शाह, तो राजा शंकर शाह को पढ़ेंगे। मैं अपने नोट्स में मैंने नोट्स बनाए हैं व्यवस्थित, आप देखना कैसे नोट्स बनाए जाते हैं। तो राजा शंकर शाह को हम पढ़ने वाले हैं। आइए, ये मेरा नोट्स है मेंस वाला। शंकर शाह, गोंड वंश में भी हमने इनको पढ़ा था, ये मोस्ट आईएमपी मैंने किया हुआ है, तो आप डाल लीजिए शंकर शाह। इनका जीवन काल 1818 से 1857 तक माना जाता है। वैसे ये जीवन काल नहीं है इनका, 1818 से ये गोंड वंश के शासक बने थे, है ना। ये वयोवृद्ध हो गए थे उस समय तक तो, लेकिन 1857 में इनका बलिदान विस्मरणीय हो ही नहीं सकता कभी, अविस्मरणीय है ये। मित्रों, मातृभूमि की रक्षा व स्वतंत्रता के लिए बलिदान, 1857 की क्रांति में अतुलनीय योगदान इन्होंने दिया है और जबलपुर क्षेत्र से नेतृत्व किया। मैं थोड़ी पृष्ठभूमि आपको समझाऊं। 1857 से पहले लॉर्ड डलहौजी 1853 में हड़प नीति के लिए जाना जाता है, व्यक्तिगत सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, उसके द्वारा वो लगातार रियासतों को अपने नियंत्रण में ले रहा था। और आप जानते हो, जब अंग्रेजी राज्य निरंतर प्रसार कर रहा था, बढ़ रहा था, तो जो जमींदार, शासक, ये सब अपने अधिकार खोते जा रहे थे, इनको अधिकार कम होते जा रहे थे लगातार। तो विरोध चरम सीमा पर पहुंचा जब 1857 में बंगाल से प्रारंभ हुई क्रांति की चिंगारी सुलगते सुलगते पूरे भारत को अलग अलग स्थानों पर जब जलाने लगी, अंग्रेजी ताकतों सत्ता के विरुद्ध जब आवाज़ बढ़ने लगी, तो जिक्र आता है गोंडवाना का। गोंडवाना में जो जबलपुर क्षेत्र था, वहाँ शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह ने क्रांति का नेतृत्व किया, और ऐसा नेतृत्व किया दोस्तों कि इतिहास में अमर हो गए। शंकर शाह अपने पुत्र रघुनाथ शाह के साथ क्रांति में उतरे थे और इन दोनों की समाधि जबलपुर में आपको दिखेगी। मित्रों, शंकर शाह का जो रजवाड़ा था वह पहला रजवाड़ा खानदान था जिसे मृत्युदंड मिला था, और इन्होंने यह सज़ा स्वयं मांग ली थी जब इनको गिरफ्तार किया गया। और इनको जब अंग्रेज शर्तें रखते थे कि तुम क्रांति नहीं करोगे, अंग्रेज़ों का सहयोग करोगे, जो लोग क्रांति कर रहे हैं उनका दमन करने में सहायता करोगे, तो इन्होंने वो बातें मंजूर नहीं की। गोंडवाना को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दोगे, तो इन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा
करने का उद्देश्य और मातृभूमि के प्रति हमारे इनके समर्पण को दर्शाते हुए बलिदान देना, सजा मांगना ज़्यादा उचित समझा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब मराठा आक्रमण हुआ तो उन्होंने मुगलों का शासन समाप्त करके गोंडवाना को अपने अधीन ले लिया था। तो गोंडवाना मराठों के अधीन आ गया था और ये क्षेत्र था गढ़कटंगा, जहाँ शंकर शाह रघुनाथ शाह शासन करते थे। मित्रों, जब गोंडवाना साम्राज्य मराठा के बाद अंग्रेजों के नियंत्रण में आया, आप जानते हो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1818 में जब संधियाँ हुई थी, जिसमें एक मंसूरी की संधि थी, इसके बाद मराठा साम्राज्य ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था। तो स्वाभाविक बात है गोंड साम्राज्य भी ब्रिटिश नियंत्रण में चला जाएगा। मात्र 3 गांव की मालगुजारी दी गई थी इनको, तो शंकर शाह को यह मंजूर नहीं था। मालगुजार, जमींदार, जनजाति, नायक, मजदूर वर्ग सभी असंतुष्ट थे और सभी को इन्होंने एकीकृत किया और मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब अवसर आए जब अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजाया जाए। और 1857 में बहुत अच्छा अवसर था जब देश के विभिन्न भागों में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी थी। विजयादशमी की इन्होंने योजना बनाई थी। दोस्तों क्या योजना थी शंकर शाह और रघुनाथ शाह की? जो जबलपुर में 52वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, मित्रों जबलपुर में जो 52वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, उनके जवानों के सामूहिक विद्रोह की योजना शंकर शाह बना रहे थे। लेकिन एक जासूस था गिरधारी लाल, एक जासूस, क्या नाम था? गिरधारी लाल। हमारे देश की यही सबसे बड़ी कमी रही है कि हम दूसरे लोगों से जाकर मिल गए हैं, हमने धोखे बहुत दिए हैं, हमारे देश के सपूतों को हमने बहुत धोखे दिए हैं। तो ये गिरधारी लाल की जासूसी के कारण योजना अंग्रेज़ों को पता लग जाती है और वहाँ का लेफ्टिनेंट था क्लार्क। उस क्लार्क ने योजना को जानने के बाद फिर शंकर शाह और रघुनाथ शाह को गिरफ्तार कर लिया। मित्रों गिरफ्तार करने के बाद शंकर शाह के सामने शर्त रखी गई थी कि या तो आप ईसाई धर्म को स्वीकार कर लो या जो क्रांतिकारी सम्मिलित है विद्रोह में उनके सबके नाम उजागर कर दो। लेकिन ये दोनों शर्तें उन्होंने स्वीकार नहीं करी और सज़ा की मांग कर ली हमारे अपने लिए। मित्रों ये शंकर शाह और रघुनाथ शाह सिर्फ एक क्रांतिकारी शासक और महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक अच्छे संगीतकार और गीतकार भी थे। इन्होंने माँ कालका भवानी अरज हमारी सुन ऐसी रचना करी थी। डार मुंड माल करे खड़ग कर दार ले, शत्रु का संहार कर, ऐसी रचनाएं करी थी। अलख जगा दी थी, जोश भर दिया था। दोस्तों शंकर शाह व रघुनाथ शाह का योगदान हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में अतुलनीय है। कुछ फैक्ट जो मैंने आपको बताए हैं इनको आपको स्मरण रखना है और अपने उत्तर को फ्रेम कर देना है। 52वीं रेजिमेंट थी, आपको पता है, और वहाँ के जो सूबेदार थे बलदेव तिवारी। जब शंकर शाह रघुनाथ शाह को 18 सितंबर 1857 को तोप से उड़ा दिया गया था जबलपुर में, दोनों को तोप से बांधकर। उसके बाद जो 52वीं रेजिमेंट के बलदेव तिवारी थे उन्होंने पाटन व कटंगी से विद्रोह किया था और शंकर शाह की पत्नी फूल कुंवर, रघुनाथ शाह की पत्नी मन कुंवर बाई, इन्होंने भी मंडला में जंग लड़ी। ये भी हमारे इनके पति के योगदान को स्मरण रखते हुए, और आगे चलकर फिर रानी अवंतीबाई लोधी ने भी इसमें क्रांति में योगदान दिया था। तो मित्रों बहुत महान शासक थे गोंड वंश के और महान क्रांतिकारी थे, इतना आप याद रखना। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने उनके सम्मान में छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम शंकर शाह के नाम पर करने का फैसला किया है। तो टू द पॉइंट आप क्या लिखोगे? शंकर शाह गोंड वंश के शासक थे जो 1857 में इन्होंने योगदान दिया था। इनके पुत्र रघुनाथ शाह के साथ मिलकर महाकौशल क्षेत्र से नेतृत्व संभाला था। 18 सितंबर 1858 को इन्हें तोप से उड़ा दिया गया था। तो ये आप शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बारे में याद रखना, दोनों पिता पुत्र थे। अब हम अगले शासक के तौर पर पढ़ेंगे, अर्थात शासक नहीं, यहाँ हम जनजाति नायक कहें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हम वही यूनिट पढ़ रहे हैं। हालांकि ये शासक भी रही हैं, रानी दुर्गावती मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों गोंड वंश की महारानी रानी दुर्गावती गोंड शासक दलपत शाह की पत्नी थी। मित्रों कुछ बिंदु आप नोट कर लीजिए। इनके पिता का नाम कीरत सिंह चंदेल था, अर्थात ये चंदेल वंश की राजकुमारी थी। इनका जन्म 1524 को दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए इनका नाम दुर्गावती रखा गया था। इनका शासनकाल 1554 से 1564 तक था। पिता का नाम मैंने आपको बता दिया, कीरत सिंह चंदेल। पति थे इनके दलपत शाह, पुत्र थे वीर नारायण और राजधानी थी चौरागढ़। ठीक है दोस्तों, इनकी चौरागढ़ राजधानी थी। ये भी गोंड वंश की राजकुमारी थी। इनके सहायकों के आप नाम याद रखना मित्रों। सेनापति का नाम था आधार सिंह, सलाहकार थे मान ब्राह्मण और सरमन हाथी। एक श्वेत
कलर का हाथी था और ऐसा कहा जाता है कि इंद्र के बाद यह दूसरा सफ़ेद हाथी था जो रानी के पास था। और इसी हाथी की मांग को लेकर, इनके सेनापति की मांग को लेकर अकबर ने अपने सेनापति द्वारा आक्रमण करवाया था। रानी दुर्गावती के सामने शासक बनते समय क्या क्या चुनौतियाँ थी, हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, तभी तो इतिहास में इनका योगदान रेखांकित कर पाएंगे। रानी दुर्गावती के सामने क्या चुनौतियाँ, आप नोट्स बनाते जाइए। बघेल शासक रामचंद्र के आक्रमण का भय था उस समय, क्योंकि रामचंद्र जो अकबर के अधीन था, अकबर से मिला जुला हुआ था और अपने साम्राज्य को विस्तारित कर रहा था, तो उनके आक्रमण का भय बना हुआ था। दूसरा, ये महिला शासिका थी, तो महिला शासिका उस समय मध्यकाल में आप समझ सकते हैं क्या स्थिति थी महिलाओं की, गिनी चुनी शासिकाएँ मिलती है, तो स्वयं को स्थापित करना एक बड़ी चुनौती थी। अपनी सेना को संगठित करना, क्योंकि अपने ससुर संग्राम शाह की मृत्यु के बाद साम्राज्य कुछ कमज़ोर पड़ा था, दलपत शाह की भी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, तो काफ़ी कठिन था सेना को संगठित करना, मुगल साम्राज्य के प्रसार को रोकना, ये चुनौती थी। राजा करण सिंह व अफगानों की चुनौती भी इनको मिल रही थी मित्रों, तो ये भी एक चुनौती के रूप में देखा जाएगा। मुगलों द्वारा साम्राज्य विस्तार करना भी एक चुनौती है इसे। अब उपलब्धियाँ क्या है, जब कोई व्यक्ति अपनी चुनौतियों पर पार पा लेता है ना, तो वह उनकी उपलब्धियों में बदल जाती है। जैसे आपके सामने चुनौतियाँ क्या है, इतने कम समय में इतने बड़े सिलेबस को कवर करना, फिर उतने बड़े सिलेबस को याद रख पाना, फिर तीसरी चुनौती आपके सामने है कि इस सिलेबस को आंसर राइटिंग में उतार देना, ऐसा कैसे ही, कितनी बड़ी चुनौती है। तो हम इसको उपलब्धि में बदल के रहेंगे, हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसको पूरा कवर कर देंगे और निश्चित रूप से सफल होंगे हम, ऐसी मेरी आशा है। और आप कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं मेरे साथ, बहुत अच्छी बात है। उपलब्धियों की बात करें रानी दुर्गावती की, राज्य सीमा को अक्षुण्ण बनाए रखा, चहुमुखी विकास। मित्रों, दुर्गावती का शासनकाल गोंडवाना का स्वर्णकाल कहलाता है। चहुमुखी विकास किया इन्होंने, बाज बहादुर को 2 युद्धों में पराजित किया इन्होंने, फिर उन्होंने तीसरी बार आक्रमण करने की नहीं सोची। ये मालवा शासक थे बाज बहादुर, आप जानते हैं। विट्ठल दास को 108 गांव दान में दिए, देखो महान दानी प्रवृत्ति की शासिका भी थी। स्थापत्य की यदि हम बात करें रानी के, तो जबलपुर में इन्होंने 7 तालों का निर्माण करवाया है, जिसमें आधार ताल सेनापति के लिए, रानी ताल स्वयं के नाम से, और चेरी ताल, इनकी दासी का नाम था चेरी, तो उनके नाम से चेरी ताल बनवाया है। तो देखो स्थापत्य भी करवाया। मुगलों से संघर्ष की हम बात करें तो 1564 में आसफ खान से युद्ध किया दोस्तों, और कारण वही था, क्या कारण था कि नंबर 1 कारण तो हम अकबर का साम्राज्य विस्तार, नंबर 2 इनके पास सरमन हाथी था, उनको लेना चाहता था अकबर, और आधार सिंह सेनापति को भी शामिल करना चाहता था। अकबर अपना साम्राज्य विस्तार लगातार कर रहा था, तो वो रीज़न थे। और एक रीज़न ये भी था युद्ध होने का कि इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं करी, अपनी वीरता का परिचय दिया कि हम युद्ध करेंगे, ना कि समर्पण, आत्मसमर्पण तो करना ही नहीं है। तो ये हुआ। अब दोस्तों 3 चरण में युद्ध चलता है ना, कुल 4 चरण में युद्ध चलता है, मैं आपको बताता हूँ। पहला चरण था दमोह में, रानी की विजय होती है और रानी नरई घाटी पहुँच जाती है ना। दमोह के क्षेत्र में युद्ध होता है मुगल सेना से, वहाँ रानी विजय हो जाती है, रानी नरई घाटी पहुँच जाती है। नरई घाटी में क्यों पहुँचती है रानी, क्योंकि वहाँ भी सेना जमा कर दी जाती है मुगलों द्वारा। अब दूसरे चरण में क्या होता है, नरई घाटी में मुगल सैन्य नेतृत्व करता माजिद मोहम्मद, ये नाम याद रखना हो सके तो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, माजिद मोहम्मद को पराजित करती है। देखो 2 चरण तक अब हमारे वीरांगना जीत रहे हैं। तीसरे चरण में नरई घाटी में जो सेकंड युद्ध होता है, उसमें आसफ खान आ जाता है और उनसे लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाती है। रसद आपूर्ति रोक देते हैं मुगल, और सेना आप जानते हैं बहुत भारी थी मुगलों की रानी की तुलना में। पराजय के कारणों में हम चर्चा करने वाले हैं आगे। चौथा चरण चौरागढ़ का युद्ध माना जाता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, चौरागढ़ का युद्ध में वीर नारायण व PM भोज, इनका भोज कायस्थ, वह भी आसफ खान से पराजित हो जाता है। तो ये गोंडवाना वंश का मुगलों से संघर्ष था, वह इन 4 चरणों के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब हम बात करेंगे क्यों पराजय हुई रानी की, तो ये प्रश्न भी बन सकता है, तो आप थोड़ा ध्यान देना। रानी दुर्गावती के पास मुगलों की तुलना में छोटी सेना थी व अस्थायी सेना थी, नोट कर लो। दूसरा थे अत्याधुनिक हथियारों का अभाव होना, मुगल के पास अच्छा तोपखाना था, अच्छे ट्रेंड तोपची थे, मुगल सेना सापेक्षिक रूप से मजबूत थी, है ना। इनका रानी का कमज़ोर तोपखाना था। पड़ोसी राज्य बघेल द्वारा सहायता नहीं मिली। देखो जब बघेल अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे तो संग्राम शाह ने उनकी मदद की थी, संग्राम शाह रानी दुर्गावती के ससुर और गोंड वंश के शासक, लेकिन जब इनको ज़रूरत लगी तो बघेल साम्राज्य ने सहायता नहीं करी, ये मुगल की तरफ हो गए। सेना का नरई घाटी में घिर जाना, नरई घाटी का जो उच्चावच्चीय स्थिति ऐसी थी, वहाँ की टोपोग्राफी की सेना घिर गई उनकी। वीर नारायण का दुर्घटना में घायल हो जाना भी एक रीज़न रहा। तो इस प्रकार रानी दुर्गावती ने
कम सेना होने के बावजूद मातृभूमि के प्रति समर्पण का परिचय दिया और मुगल सेना से मुकाबला करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। मित्रों, रानी दुर्गावती के योगदान को हम हमेशा स्मरण रखेंगे। उनको हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि तब होगी जब मुख्य परीक्षा में यदि रानी दुर्गावती आती है तो उनको हम एज इट इज़ जो हमने अभी पढ़ा है अच्छे से लिख पाएँ और अच्छे विशेषणों से उनको नवाज दें, तब तो हम कहेंगे कि रानी दुर्गावती को हमने श्रद्धांजलि दी है। सिलेबस में हमारे अगले नायक है भीमा नायक, जिनके नाम में, जिनके सरनेम में भी नायक है। जी बिल्कुल, आ जाइए भीमा नायक जी। तो भीमा नायक को अब हम पढ़ने वाले हैं। चलिए मैं आपको लिखवाता हूँ भीमा नायक। चलिए लिखिए, साथ साथ थोड़ा मैं भी लिख लूँगा आपके साथ। तो हेडिंग डालिए भीमा नायक, लिखिए भीमा नायक। भीमा नायक, सबसे पहला परिचय आप क्या लिखोगे? इनका जन्म पंचमोहली, पंचमोहली कहाँ है? वर्तमान में खरगोन है, पहले इसको पश्चिम निमाड़ कहते थे। तो ये इसका जन्म, इनका जन्म लिख लेना, आपकी जन्म यहाँ हुआ था। ये भील जनजाति से संबंधित थे, ये भील जनजाति से संबंधित थे, नोट करते जाइए, भील जनजाति से संबंधित थे। फिर क्या था? 1857, इनका योगदान क्या है? योगदान आप लिखोगे तो कब इनका योगदान है, किस समय? 1857 में जो क्रांति चल रही थी उस समय इनने संघर्ष किया था और निमाड़ से नेतृत्व, 1857 में निमाड़ से नेतृत्व किया। लिख लो, नोट करते जाओ, निमाड़ से नेतृत्व किया। फिर क्या है इनका पॉइंट? निमाड़ से नेतृत्व किया। इनकी मृत्यु 1876 में पोर्ट ब्लेयर में हुई थी, ये भी आप नोट कर लेना। इनको काले पानी की सज़ा दी गई थी और वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी पोर्ट ब्लेयर में। 1876 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। अब निमाड़ से नेतृत्व किया तो इनको निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। और रॉबिन हुड तो आप जानते ही हैं, गरीबों का मसीहा, जो अंग्रेज़ों से लूटकर गरीबों को, जो साहूकारों से लूटकर गरीबों को देता था। तो निमाड़ में यही काम कौन कर रहे थे? भीमा नायक। इंडियन रॉबिन हुड कौन है आप जानते हो? टांटिया मामा है ना हमारे, उनको भी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये इतना आप याद रखें भीमा नायक के बारे में। मुझे लगता है 2 मार्कर ही बनेगा इससे, इस टॉपिक से। 7 नंबर का भी बने तो आप आराम से लिख दोगे। इतने कितने शब्द हो गए? आपको 60 शब्द तो लिखना है वहाँ। एक इंट्रो देना कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में हमारे जनजातीय नायक भीमा जी का योगदान अतुलनीय है। इनका परिचय, थोड़ा परिचय देना, फिर योगदान क्या करना। इन्होंने भील के युवाओं को, भील जनजाति के युवाओं को निमाड़ में संगठित किया और संगठित करके लगातार लूटना अंग्रेजी साम्राज्य को चालू कर दिया। मित्रों, जब तात्या टोपे निमाड़ आए थे, एक फैक्ट और आप भीमा नायक के बारे में लिख लें। जब तात्या टोपे निमाड़ आए थे तो भीमा ने उनको नर्मदा नदी पार करवाई थी। नोट कर लो आप, नर्मदा नदी पार करवाने में मदद की थी। तो इतना आप भीमा नायक के बारे में याद रखना, बाकी आपका जो लेखन कौशल है वो वहाँ झलक जाएगा। भीमा नायक के बाद हम बात करेंगे खाजा नायक की। चलिए दोस्तों, खाजा नायक के बारे में लिखते हैं। तो खाजा नायक का जन्म मित्रों 1830 में हुआ था निमाड़ क्षेत्र में, और यह भी एक भील परिवार से बिलोंग करते थे। तो आप लिख लीजिए, डालिए खाजा नायक। मैं इसमें व्यवस्थित नहीं लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसमें लिखना। इनका जन्म कब लिखोगे? 1830 में। कहाँ हुआ था जन्म? निमाड़ क्षेत्र में, सांगली गांव का नाम लिख लो, सांगली, और यहाँ लिख लेना निमाड़ क्षेत्र में, ठीक है। और 1857 में ही, और यह भी एक भील परिवार से संबंधित थे, तो आप लिख लीजिए भील परिवार से संबंधित थे। और खाजा नायक ने 1857 में, कब? 1857 में निमाड़ क्षेत्र से नेतृत्व किया, है ना, भीमा नायक के साथ। निमाड़ से नेतृत्व किया क्रांति का, ठीक है, आप लिख दोगे। मित्रों, आदिवासी क्रांतिकारी खाजा नायक के पिता गुमान नायक थे। वो अंग्रेजों के चौकीदार हुआ करते थे। पिता की मृत्यु के बाद खाजा नायक को चौकीदार का पद मिला। खाजा नायक अंग्रेजों की भील पलटन में शामिल हुए, ठीक है मित्रों। अगर पलटन बनाए थे सेना की, उनमें भील पलटन जो थी अंग्रेजों की, उसमें शामिल हुए। फिर क्या हुआ? वह भील पलटन में सेंधवा जामती चौकी से सिरपुर चौकी तक चौकीदारी करते थे। सेंधवा जामती चौकी से सिरपुर चौकी थी निमाड़ में, 24 मील लंबा यह मार्ग था, वहाँ की चौकीदारी का जिम्मा इनको मिला था। और फिर इन्होंने कहा कि ये तो गुलामी की ज़िंदगी हमें नहीं जीना है। उनको जब एहसास हुआ कि अत्याचार किया जा रहा है भारत वालों पर, वो भी शामिल हो गए क्रांति में। और जब उन्होंने विद्रोह किया तो ये इनामी फरारी रहे हैं। 1000 रुपये का इनाम इन पर घोषित किया हुआ था। यह पकड़ में नहीं आ रहे थे खाजा नायक। और मित्रों, आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक युद्ध है अम्बापानी का युद्ध आता है 2 मार्कर में, और ये हुआ था 11 अप्रैल 1858 को।
उसमें भील सेना से अंग्रेज का युद्ध हो रहा था। उसमें खाजा नायक के पुत्र दौलत सिंह मारे गए थे, बहुत छोटी उम्र में ही, काफ़ी कम उम्र में। और खाजा नायक भी कुछ समय बाद लड़ते लड़ते वो भी 11 अप्रैल को ही इनके पुत्र दौलत सिंह और स्वयं खाजा नायक भी शहीद हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे दोस्तों। और 11 अप्रैल को खाजा नायक शहीद दिवस हम मनाते हैं, यह याद रखना आप। तो कितना अतुलनीय योगदान है। और जेम्स आउट्रम, एक नाम है आप याद रखना चाहो तो, जेम्स आउट्रम ने इनके विद्रोह को दबाया था, इनसे युद्ध किया था, इनको मार गिराया था। ऐसा कह सकते हैं कि जेम्स आउट्रम ने वो घटिया हरकत की थी इस वीर सपूत को। तो ये खाजा नायक हैं, नोट करते जा रहे हो कि नहीं? क्या क्या पढ़ लिया हमने? शंकर शाह, रघुनाथ शाह, दुर्गावती, भीमा नायक, खाजा नायक। अब हम पढ़ने वाले हैं टंटिया मामा को। जी हाँ, चलो भाई आ जाइए मैदान में टंटिया मामा की जानकारी लिखने के लिए। सबसे पहले क्या लिखोगे? जन्म कहाँ हुआ? निमाड़ के बड़दा गांव में, खंडवा, पंधाना खंडवा, ठीक है, 1842 में जन्म हुआ था। देखो कितनी कम उम्र थी 1857 में उनकी। टंटिया भील को आदिवासी जननायक कहा जाता है, नोट करते जाओ। भारत का रॉबिन हुड कहा जाता है, नोट करते जाओ। इनका पॉपुलर नाम तंतिया मामा, क्योंकि आप जानते हो भील में मामा संबोधन काफ़ी प्रिय होता है, तो तंतिया मामा इनको कहा गया है। मित्रों, वास्तविक नाम भी इनका तांतिया था, इसलिए इनको तांतिया मामा कहा गया है। इनके पिता का नाम था भाऊ सिंह। क्या था? लिख लो आप, भाऊ सिंह इनके पिता का नाम था। और ये निमाड़ का गौरव कहा जाता था इनको। टंटिया भील की देवताओं की तरह आदिवासी समाज पूजा करता है, देवता मानता है इनको। भगवान बिरसा मुंडा जो देवता माने जाते हैं, इसी प्रकार टंटिया भील भी निमाड़ में देवता माने जाते हैं। मित्रों, इनकी भेंट हुई थी तात्या टोपे से। आप जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई के साथ लगातार संघर्ष करने के बाद, नाना साहब के साथ लगातार मिलने के बाद, लगातार अंग्रेजों से संघर्ष करने के बाद जब रानी लक्ष्मीबाई शहादत हुई उनकी, तब तात्या टोपे मालवा निमाड़ क्षेत्र में आ गए थे और यहाँ अंग्रेजों से लोहा लिया था। और ये ब्राह्मण सपूत हमारे राष्ट्र का गौरव है, तात्या टोपे। इनसे टंटिया भील जब मिले तो उन्होंने उन्हें गुरिल्ला युद्ध में ट्रेनिंग दी तात्या टोपे ने, क्योंकि मराठों से जुड़े हुए थे तात्या, तो तात्या ने टंटिया को गुरिल्ला युद्ध पद्धति में पारंगत बनाया था। ये वो बातें हैं जो यहाँ नहीं लिखी है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहो तो साथ साथ नोट भी करते जाओ, आपकी मर्जी। और टंटिया भील ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। मात्र 15 साल की उम्र में अंग्रेजों से लोहा लेना कोई आम बात है क्या? तभी तो इंडियन रॉबिन हुड कहते थे। कई बार अंग्रेजों को लूटा इन्होंने और पकड़ में नहीं आए, बड़ी मुश्किल से इनको 1889, देखिए 1889 को जबलपुर में फांसी दी गई थी इनको, 4 दिसंबर 1889 को, है ना। इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था और बहुत परिश्रम करने के बाद अंग्रेज पकड़ पाए थे इनको। सोचिए आप, हमारे टांटिया ऐसे थे। और इनकी समाधि है पाताल पानी, इंदौर में, आप नोट करना। और अभी टांटिया मामा चौराहा नाम भी कर दिया है भंवरकुआं चौराहे का, आप जानते हैं। 1857 क्रांति में निमाड़ से नेतृत्व इन्होंने किया था, ये तो आप जानते ही हो। तो लिख दोगे ये सब चीज़ें। थोड़ा सा मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया ये भी मैं आपको बता दूँ। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम भी टांटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया, ये आप लिख लेना। और टंटिया भील राज्य स्तरीय सम्मान में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये किन्हें दिए जाते हैं? शिक्षा व खेल गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जो आदिवासी युवा हैं उनको टंटिया मामा के नाम से पुरस्कार दिया जाता है। और टंटिया मामा स्वरोजगार योजना भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ये सब फैक्ट आप टंटिया मामा के बारे में याद रखना। इनके इतिहास को हमने रेखांकित किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले हमारे जनजाति नायक का जिक्र करते हैं, जिनका नाम है गंजन सिंह कोरकू। कौन थे गंजन सिंह जी? चलिए चर्चा करते हैं गंजन सिंह जी की। मित्रों, कोरकू अर्थात हमारी एक ट्राइब है ना, चौथी बड़ी ट्राइब है ये जनसंख्या के लिहाज से मध्य प्रदेश की। तो कोरकू ट्राइब से बिलोंग करने वाले गंजन सिंह कोरकू ने 1930 में जंगल सत्याग्रह में आदिवासियों का नेतृत्व किया था बैतूल से, इसलिए इनको विशेष रूप से याद किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, घोड़ा डोंगरी क्षेत्र जो कि बैतूल जिले में स्थित है, वहाँ घास काटकर विरोध किया था। घास काटकर अर्थात कि ज़मीन है, इस पर हमारा अधिकार है, आप अंग्रेज लोगों का नहीं। तो विरोध का एक तरीका था। जनजातीय अधिकारों के लिए भूमि वनोपज पर अंग्रेजी कानूनों का विरोध करने के लिए गंजन सिंह कोरकू को जाना जाता है, ये आप नोट कर लेना। जनजातीय अधिकारों, भूमि वनोपज पर अंग्रेजी कानूनों का विरोध करने के लिए इनको जाना जाता है। तो गंजन सिंह कोरकू काफ़ी महत्वपूर्ण नायक है आपके लिए और ये पूछे जाएंगे 100%। अब इनकी एडिशनल जानकारी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है।
गंजन सिंह कोरकू के बारे में आप लिखिए। ये नोट्स मैंने जब बनाया था उस समय प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बनाए थे, पर मैंने जब मेंस का अध्ययन किया और अपने आप में भी बहुत इंप्रूवमेंट किया तो पता चला कि इन नायकों के बारे में तो कई तथ्य ऐसे हैं। मित्रों, गंजन सिंह कोरकू एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ साथ गांधीवादी विचारक थे। गांधीवादी विचारक, आप इनको लिखना मेंस में कि ये गांधीवादी विचारक भी थे। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया घोड़ा डोंगरी क्षेत्र से ही ये बिलोंग करते थे। जंगल सत्याग्रह में ये शामिल हुए हैं और 1930 में अंग्रेज सरकार ने इन पर 500 रुपये का इनाम घोषित किया था इनको पकड़ने के लिए, लेकिन ये पकड़ में नहीं आया था। 1963 में गंजन सिंह कोरकू की मृत्यु हुई थी, ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और जो बैतूल का जंगल सत्याग्रह हुआ था वो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और इसमें गंजन सिंह कोरकू के साथ एक और नायक थे जिनका नाम था बंजारी सिंह कोरकू। ये लिख लीजिए आप, बंजारी सिंह कोरकू, ठीक है। तो आप ये पॉइंट भी डाल देना। तो हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतना काफ़ी है गंजन सिंह कोरकू के बारे में। और फिर ज़्यादा करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन समझा देना, 1930 में उसी टाइम चल रहा था थोड़ा, तो कर लोगे कोरकू, कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब हम चर्चा में लेंगे बादल भोई को। कौन थे बादल भोई? मित्रों, एक से एक जननायक हमारे यहाँ हुए थे। मित्रों, बादल भोई का जन्म डुंगरिया, छिंदवाड़ा जिले में एक छोटा सा गांव है डुंगरिया। क्या है? डुंगरिया में हुआ था। परासिया इनकी तहसील थी। 1845 में जन्म हुआ था बादल भोई का। बादलों की तरह छा जाता था वो शत्रुओं पर। मध्य प्रदेश में बादल भोई की तरह भीमा भोई, हुल्ली भोई भी आंदोलन में शामिल रहे थे, तो इनका नाम भी साथ साथ इनके साथ में लिख लेना। क्या क्या नाम है? एक तो भीमा और हुल्ली, भीमा भोई, हुल्ली भोई, इनके साथ मिलकर ये काम करते थे। क्या योगदान है? 1845 में इनका जन्म हुआ था। असहयोग आंदोलन के समय हजारों आदिवासियों के साथ मिलकर कलेक्टर बंगले का इन्होंने घेराव किया था। बादल भोई आदिवासी कला संग्रहालय छिंदवाड़ा में है, ये तो याद रखना ही है। मित्रों, बादल भोई छिंदवाड़ा जिले के क्रांतिकारी ऐसे नेता थे जो क्रांतिकारी विचारों के साथ साथ जन जागरूकता पर ध्यान देते थे। जागरूक करना लोगों को, है ना, उनको उनके अधिकारों को बताना, तो ये आप याद रखना। इनके द्वारा किए गए काम काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और छिंदवाड़ा में ये जनजाति कला संग्रहालय, आदिवासी कला संग्रहालय जो स्थापित किया गया था 1975 में, ये राज्य संग्रहालय बना दिया गया, राज्य संग्रहालय का नाम दिया गया है इसे। और 1997 में बादल भोई जनजाति संग्रहालय इसका नाम कर दिया है ना, 1997 में, ये याद रखना, ठीक है। इतना आप याद रख लोगे, काफ़ी है बादल भोई के बारे में। ये छोटे छोटे नायक हैं, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है। नायक तो बहुत बड़े हैं, माफ़ करें मैंने ऐसे शब्द, इनको छोटे छोटे नायक नहीं है, इनका अतुलनीय योगदान है। पहले इनका डाटा हमारे पास इतना है, इनको ही हम अच्छे से वहाँ लिखेंगे। अब बादल भोई के बाद पेमा फाल्या हमारे सिलेबस में है। अब हम पेमा फाल्या को देखने वाले हैं। कौन थे पेमा फाल्या? इधर आ जाओ, पेमा फाल्या के बारे में आपको बताता हूँ। आप जानते हैं अलीराजपुर के चंद्रशेखर आज़ाद नगर, जिसे भाभरा गांव भी हम कहते हैं, वहाँ इनका जन्म हुआ था। भील आदिवासियों की प्रसिद्ध पिथौरा चित्रकला के उस्ताद हैं ये लाइन आपने लिखी, आपका 2 नंबर में से 1 नंबर तो वहीं पक गया, बाकी चीज़ें अलग है। पद्मश्री बता देना, अप्रैल 2020 में इनका निधन हुआ, ये भी बता देना, तो आपका पेमा फाल्या हो जाएंगे। इसके अलावा और कुछ मैं एडिशनल फैक्ट आपको अगर बताना चाहूँ पेमा फाल्या के बारे में, क्योंकि जब पेमा फाल्या पूछे जाते हैं तो पेमा फाल्या के साथ साथ पिथौरा चित्रकला भी केंद्र बिंदु में आ जाती है। पेमा फाल्या का जन्म मैंने आपको बता दिया, भील आदिवासी थे ये बता दिया, पिथौरा से संबंधित यह भी बता दिया। मित्रों, एक प्रसिद्ध व्यक्ति और कला प्रेमी जे स्वामीनाथन हुए हैं। इन्होंने पिथौरा में जो जो रूप शामिल किए हैं उनकी पहचान करके बताया अपनी पुस्तक में। उन्होंने कहा कि पिथौरा चित्रकला में घोड़े का चित्र केंद्र बिंदु में रहता था, घोड़े का चित्र बनता था दीवारों पर, ठीक है, तो घोड़े का चित्र बनाया जाता था। अब ये क्या बना दिया मैंने, ठीक है। और इसके अलावा गणेश, चंदा मामा, सूरज मामा, तारे, ये सब बनते थे, तो बड़ी सुंदर चित्रकला होती है, आप देखना। पेमा को प्रदेश सरकार ने 1986 में शिखर सम्मान दिया था। मध्य प्रदेश सरकार ने कब दिया था ये नोट कर लो, 1986 में इनको शिखर सम्मान मिला था। क्या योगदान है इनका? तो चित्रकला में जनजाति कला को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पहचान दिलाना में बहुत योगदान है। और पेमा के बड़े पुत्र हैं दिलीप, वो भांजे हैं थावर सिंह। इनको भी पेमा ने अपने प्रशिक्षण दे करके पारंगत बनाया है। मित्रों, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा 2017 में आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में तुलसी सम्मान से सम्मानित किया था। किनको? पेमा फाल्या को। इतनी चीज़ें आप याद रखना। पिथौरा चित्रकला पद्मश्री हैं ये, ठीक है, और शिखर सम्मान मिल चुका है, तुलसी सम्मान मिल चुका है, पिथौरा चित्रकला से संबंधित है। तो ये हमारे जनजाति नायक थे।
हमने मेंस का जो ये पॉइंट है नीचे वाला, ये कवर कर लिया आज की वीडियो में। ये आधा घंटा आपको महंगा नहीं पड़ा। इसमें हमने राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, दुर्गावती, भीमाजी नायक, खाचा नायक, है ना, टंटिया भील, गंजन सिंह, कोरकू, इन सबको कर लिया है। अभी संसाधनों का अभाव है, इसलिए कुछ आपको गुणवत्ता की समस्या आ रही होगी, और मेरी भी व्यस्तता जॉब के साथ में ये सब चीज़ें करना थोड़ा टफ होता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका सिलेबस पूरा हो, इसमें मैं योगदान दे सकूँ। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा लेक्चर। हाँ, अगले लेक्चर में हम इनमें से कौन सा पढ़ाऊँ बताओ, आप बता दो। चलो होलकर या सिंधिया भोपाल इनमें से करते हैं, फिर बुंदेली बघेली कर लेंगे। गोंडवाना हम करवा चुके हैं। कहाँ? यूनिट 2 में, प्लेलिस्ट जाकर देख लो, कंप्लीट डली हुई है। अब अनुमति चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके मित्रों को शेयर कर दीजिए। सबका भला करो, आपके साथ भी प्रभु भला करेगा। आप लोगों के साथ अच्छा करते हो तो लौट कर जरूर आता है। तो इसी शुभ संदेश के साथ अब अनुमति दीजिए। नमस्कार, बाय बाय, जय श्री राम।